हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों की कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का पेपर 24 से है एंड 24 को ही आपके एबीएम का पेपर है। तो मैं यहाँ पर एबीएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उन सभी को लेकर आई हूँ। तो आई होप ये आपको सीरीज काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस में। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं कराऊंगी यहाँ पर। 4 पार्ट में आपका सीरीज आएगा, ये पहला पार्ट है। अब यहाँ पर जितने भी मैकमिलन बुक के भी एमसीक्यूज हो सकते थे उसको भी मैं लेकर आई हूँ। जिनके पास टाइम नहीं है वो यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल ए फुल स्टैट से भरा हुआ है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मीन, मीडियम, मोड, इन सब के आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस चैप्टर के एमसीक्यूज को करना, यानी न्यूमेरिकल्स को करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा आर 60 एंड 40 गिवन है एंड इफ द डिजायर्ड नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5, तो हमको क्लास का विड्थ निकालना है। तो क्लास का अगर मुझे विड्थ निकालना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो आप देखेंगे कि रेंज डिवाइडेड बाय क्लास का इंटरवल होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रेंज क्या होगा, तो जो भी आपका लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट डेटा में से स्मॉलेस्ट डेटा को माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय आपके पास क्लास का इंटरवल दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे फॉर्मूला और स्टेप भी लिखा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल आपको प्रोवाइड किया है, फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड की है, आपसे फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी पूछी है फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो आपको जब फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी निकालनी होती है, ये आपके वैसे एग्जाम में आया हुआ इस तरीके का क्वेश्चन है। वैल्यूज भले डिफरेंट हो सकती है बट पैटर्न यही था आपके क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारा क्लास का विड्थ है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि आपसे फर्स्ट क्लास का पूछ रहा है, 60 70 का पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी आपको 10 दिख रही होगी। यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए इसको, 70 माइनस 10 60 कर दीजिए, तो कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें और भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता था। जैसे आप देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी आपको प्रोवाइड किया है। आपसे यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता था। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना होता, अगर पहले यानी कि 60 और 70 वाले की ही बात कर रही हूं मैं, अगर इसी का फर्स्ट इंटरवल का पूछ रहा होता तो फ्रीक्वेंसी इसकी 10 थी। किसी का भी पूछ सकते हैं, सेकंड का, थर्ड का। और टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना था, ये सारे को ऐड कर देना था। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर देंगे तो 100 आएगा। जब आप इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर वो परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता था। तो परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना था, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द क्लास इंटरवल वेयर अपर एंड लोअर लिमिट्स आर ऑल्सो इन द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड। तो कौन से में ऐसे हम लोग क्लास अपर और लोअर दोनों लिमिट्स को इंटरवल में क्लास इंटरवल में ऐड करते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? तो इंक्लूसिव टाइप बोलते हैं। क्योंकि एक्सक्लूसिव में क्या करेंगे आप, अपर और लोअर दोनों साइड को एक्सक्लूड करके जो बीच में बचता है उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल में क्या होता है, अपर और लोअर दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। The type of cumulative frequencies where the frequencies are added starting from the highest class to the lowest class are called relative frequency, percentage frequency, less than cumulative frequency or greater than cumulative frequency. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो greater than cumulative frequency is the correct answer. Option D is the correct answer. The data classification, which is based on the variables like demand, सप्लाई, हाइट एंड वेट इज कंसीडर्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, टाइम सीरीज डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। बेसिक सा सवाल है गाइस, इसका आंसर होता क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द डेटा विच इज क्लासिफाइड और अरेंज्ड बाय देयर टाइम ऑफ ऑकरेंस सच एज ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज एक्सेट्रा इज कॉल्ड।
टाइम सीरीज डेटा, ज्योग्राफिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, बोथ ए एंड सी। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी, यानी कि टाइम सीरीज डेटा और हिस्टोरिकल डेटा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is a method of selecting samples from population? तो judgment sampling, probability sampling, random sampling, all of these, और ऑप्शन ए है, ई है आपके पास, ए एंड बी बट नॉट सी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ए एंड बी बट नॉट सी, ई इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। लेकिन रैंडम सैंपलिंग में हम यहाँ पर पॉपुलेशन के सैंपल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है जो कि पॉपुलेशन के सैंपल्स को कलेक्ट करती है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और जजमेंट सैम्पलिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, एक बार देखिएगा। आगे चलते हैं, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम assure us that the sampling distribution of the mean is always normal for a large sample sizes, approaches normality as sample sizes increases, appears normal only when n is greater than 1000। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, is always normal for the large sample size, option B is the correct answer। 9th question है, a border patrol checkpoint that stop every passenger's van is using, क्या यूज करते हैं ये, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या कंप्लीट एनुमरेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, कंप्लीट एनुमरेशन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे चलिए, in a normally distributed population, the sampling distributions of the mean is normally distributed, has a mean equal to population mean, has a standard deviation equal to the population standard deviations divided by the square root of the sample size, या all of the above। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, all of the above। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पूछा है, 4 स्टेटमेंट है, रिक्वायर सम नॉलेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, permit us to use sample statistics to make inferences about population's parameter, C here relates the shape of a sampling distributions of the mean to the mean of the sample, D requires a sample to contain fewer than 30 observations। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमिट अस टू यूज द सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशंस पैरामीटर। आगे चलते हैं, अब आपका एक आ गया है मीडियन का न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं इन अ क्लास, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मीडियन निकाल के दिखाइए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मीडियन निकालेंगे नहीं, सबसे पहले इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 21, देन आएगा आपका 24, देन आएगा 27, 27 के बाद आपको 30 दिख रहा होगा, 30 के बाद 32 है, 34 है, 35 है, 38 है एंड लास्ट में आपका आता है 48। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब क्या करना है, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपके 2 फॉर्मूला होते हैं, अगर ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा और इवन है तो कौन सा फॉर्मूला जाएगा। तो अगर ऑड है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो ऑड में हम क्या करेंगे, जो मेरा n है, n की वैल्यू आपके पास 9 है, 9+1/2 कर दीजिए, आता है आपको 5। कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो 5 आएगा। अब मुझे देखना है जो 5 नंबर की मेरी वैल्यू है उस पे क्या मीडियन की वैल्यू दिख रही है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे मुझे दिख रहा है 32। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे यहाँ पर तो ऑड पूछा है, हो सकता है एग्जाम में इवन नंबर पूछ ले, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कैसे आप मीडियन यहाँ पर निकालेंगे। n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय आपका होता है 2। ठीक है, ये वाला हमने आपको बताया है, और इवन अगर आपसे पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एन एवरेज डेली वेज ऑफ ऑल द 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹60, एन एवरेज डेली वेज ऑफ अ फीमेल वर्कर इज ₹45।
द एवरेज डेली वेजेस ऑफ द मेल वर्कर इफ 1/3 वर्कर्स आर द मेल इज। तो अब यहां पर क्योंकि 1/3 आर मेल, तो जो भी हमारे 90 वर्कर्स है उसमें से 1/3 तो हमारा मेल है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेल वर्कर्स निकाल लेते हैं। कितना आएगा, नंबर ऑफ मेल निकालना है तो 1/3 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 30 मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी 90 में से, तो फीमेल आपकी बच जाएगी 90 में से 30 को माइनस कर दीजिएगा तो 60 आएगी। तो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल तो मेरे पास निकल के आ गया है। अब मुझे यहां पर निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है मेरे से कि मेल वर्कर्स निकालिए कि कितने आपके मेल वर्कर्स है। तो यहां पर आप देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका ओवरऑल एवरेज अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपके नंबर ऑफ मेल वर्कर्स होते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मेल वर्कर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी इनका एवरेज है मेल वर्कर्स का, इसको ऐड कर दीजिए नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स से, एंड अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी एवरेज है फीमेल वर्कर का, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए इसको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ये आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे ओवरऑल वर्कर्स का मेरे को वैल्यू दे रखा है, ओवरऑल जो एवरेज होता है आपको कितना दे रखा है 60 दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपके 90 है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इन दोनों को इधर क्रॉस कर लीजिए, 60 × 90। यहाँ पर नंबर ऑफ मेल वर्कर्स आपने निकाला है 30, एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर प्लस कर दीजिए जो भी आपकी फीमेल का नंबर है, तो फीमेल का नंबर 60 है और एवरेज फीमेल का ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे रखा है 45। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 × 90 माइनस 60 × 45, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा इसको 30 से, तो यहाँ पे जो एवरेज है आपके मेल वर्कर का वो निकल के आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देती हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, 60 को कॉमन ले लीजिए, ये फॉर्मूला तो आपने बचपन में ही सीखा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये लीजिए। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 × 45 कर दीजिए, 90 इज द करेक्ट आंसर। तो एवरेज मेल वर्कर आपका कितना आएगा 90। तो ये रहा। अब इस सॉल्यूशन को आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मैंने इसको सॉल्व किया है, शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर लिख दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से इसको खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन अ टाइम सीरीज। 4 ऑप्शन है, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। बी है सेक्युलर ट्रेंड, लीनियर वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। सी है ट्रेंड एनालिसिस, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, रैंडम वेरिएशंस। डी है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस, पीरियोडिक ट्रेंड एंड सीजनल वेरिएशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गेटिंग अ नंबर 10 ऑन अ डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सर्टेन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। बेसिक सा सवाल है, इम्पॉसिबल इवेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रोबेबिलिटी से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। तो इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्राइम नंबर आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, जो नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से, इटसेल्फ एंड 1, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स का एग्जांपल होता है 2, 3, 5, ठीक है। तो अगर आप 1 से 50 के बीच देखेंगे ना तो आपको टोटल 15 प्राइम नंबर्स दिखते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइम नंबर आ रहा है 15, उसको हम डिवाइड कर देंगे 50 जो आपके नेचुरल नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको आप कट कीजिए, तो 5 से जाएगा 10। अब 3/10 यहाँ पर आ रहा है आपको, लेकिन ऑप्शन में आपको 3/10 नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऑप्शंस में इसको सॉल्व करके देखना है। यानी कि अगर मैं इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 15/50 दिख रहा है। तो ऑप्शन में मेरे को 15/50 दिख रहा है। चाहते तो आप इन सारे ऑप्शंस को भी मल्टीप्लाई करके देख सकते थे, लेकिन आपको दोनों ऊपर नीचे यानी कि
डिनोमिनेटर नॉमिनेटर दोनों में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके आपने ये वाला इक्विवेलेंट मेथड्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, वही सेम मेथड यहाँ पर यूज किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following are the criteria of a good estimator? चार ऑप्शन है, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी, अनबायसनेस। कंसिस्टेंसी, नॉर्मेलिटी, इफिशिएंसी, सफिशिएंसी, अनबायसनेस, इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी एंड अनबायसनेस। चलिए 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एस्टिमेटर? तो अभी आपको एस्टिमेटर का बताना है क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर, a sample statistics used to estimate a population parameter, a method used to calculate probabilities and a constant value used to measure variability. तो क्या होता है एस्टिमेटर? क्या होगा करेक्ट आंसर? a sample statistics used to estimate a population parameter. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग? इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखेंगे, इससे भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चार ऑप्शन है, रैंडमाइज्ड डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, बजट फोरकास्टिंग विदाउट कंस्ट्रेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सिंप्लेक्स मेथड प्राइमरली यूज्ड फॉर? तो solving a non-linear programming problem, solving optimization problem involving an objective function and constraint, C है solving random probability problems, D है estimating future trends in data. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? solving optimization problem involving an objective functions and constraint. आगे चलते हैं। which of the following are applications of simulation? आपके पास चार ऑप्शन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यूइंग, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, प्रेडिक्टिंग पॉपुलेशंस ग्रोथ। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका पहला, दूसरा एंड तीसरा इज द करेक्ट ऑप्शंस। प्रेडिक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ ये आपका सिमुलेशंस के एप्लीकेशंस में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, What distinguishes simulation models from other models? तो चार ऑप्शंस है, they are dynamic and represent system element. They use rigid rules for solving problem. They use pre-built formulas for various problem and they only operate under fixed time increments. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। They are dynamic and represent system elements. आगे चलते हैं। Which of the following are the steps in the simulation methodology? Define the problem, construct the simulation model, ignore variables and evaluate results. तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट द सिमुलेशन मॉडल एंड इवेल्युएट द रिजल्ट, ये तीन आपके करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिमुलेशन? डज नॉट disrupt ongoing activities, too costly to undertake, allow control over key variable, requires no expertise or experience. क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि does not disrupt ongoing activities and allow control over the key variable. Option A is the correct answer. What is the major disadvantages of simulation? तो हमने अभी एडवांटेजेस देखा है, डिसएडवांटेज देखते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, प्रोवाइड एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, रिक्वायर मिनिमल कंप्यूटर एक्सपीरियंस, इट इज ऑलवेज सिंपल टू इंप्लीमेंट। अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पूछा है तो टाइम कंज्यूमिंग ही होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। What is the term used to describe the tendency of selection and promotion system to favor employees who resemble the characteristics of a dominant group? चार ऑप्शन है, डाइवर्सिटी, सेंसिटिविटी, cultural audit, homogeneous reproductions and diversity enlargement. क्या होगा? homogeneous reproduction is the correct answer. आगे चलते हैं। In a Maslow hierarchy, which of the following needs would an employee focus on after satisfying their physiological and safety need? ये आपने आरबीडब्ल्यूएम में भी मास्लो नीड हायरार्की पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है और वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बट यहाँ पर एम्प्लॉय के केस में पूछा जा रहा है। उस समय हमने देखा था कस्टमर और बैंक के बीच में, ठीक है। तो क्या आता है? बहुत बेसिक सा सवाल पूछा है। सोशल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, स्टीम नीड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोशल नीड। पहले होता है फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन सोशल
देन आपके पास आता है स्टीम नीड एंड उसके बाद आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो कि टॉप मोस्ट आपका नीड होता है। ठीक है, तो ये आपको 5 नीड्स को याद रखने हैं। आगे चलते हैं। Which theory states that motivation comes from the relationship between effort, performance and reward? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका थ्योरी इसके बारे में बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि व्रूम्स एक्सपेक्टेंसीज थ्योरी आपको इसके बारे में बताता है। आगे चलते हैं। In ERG theory, which need is associated with the basic survival and safety? 4 ऑप्शन है, relatedness needs, growth needs, existence need and self-actualization need. क्या होगा? Existence need is the correct answer. Option number C. चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? According to the achievement motivation theory, which need relates to the desire for control over other resources? Need for achievement, need for affiliations, need for power and need for recognition. क्या होगा करेक्ट आंसर? नीड फॉर पावर। आपसे थ्योरी पूछता है, व्रूम एक्सपेक्टेंसी हो गया आपको, ईआरजी है, मास्लो है, आगे बहुत सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन सब से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, तो एक बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कीजिएगा। Which of the following is the key assumptions of Porter's and Lowell's motivations model? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इंडिविजुअल्स आर इरेशनल एंड डू नॉट मेक कॉन्शियस डिसीजंस। बी है इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर नीड्स, डिजायर एंड गोल्स। सी है behavior is determined by a combination of factors in the individuals and environment. D है employees are motivated only by monetary rewards. तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि behavior is determined by a combination of factors in the individual and the environment. आगे चलते हैं। What is the primary purpose of gathering employees feedback through satisfaction or climate survey? To increase employee salary, to measure organizational performance, to improve human resource management and refine policies, to monitor individual performance. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिफाइन द पॉलिसीज। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ पर्सन टू टेक अप अ जॉब? क्या है किसी प्राइमरी मोटिव किसी भी पर्सन का जॉब लेने का? टू गेन रिकॉग्निशन, टू मीट बेसिक नीड, टू अचीव कैरियर ग्रोथ, टू एक्सपीरियंस जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या होगा? टू मीट बेसिक नीड्स। क्यों हम जॉब करते हैं? अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, राइट? 34 क्या है? Which of the following is not a factor influencing individual behavior at a workplace? अब आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। Environmental factor, personal factors, organizational factor, technological factors and psychological factors. तो कौन सा फैक्टर्स यहाँ पर नहीं आता है? क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आपका इसमें नहीं आता है बिहेवियर में, इंडिविजुअल्स बिहेवियर एट वर्कप्लेस में। ठीक है, तो 34 नंबर था। अब लास्ट है इस सेशन का। Which of the following is the key assumptions about human behavior at work? 4 ऑप्शन है। All individuals are identical in behavior. Behavior of an individual is caused. Organizations operate without social system and people work in isolation. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Behavior of an individual is caused. तो ऑप्शन बी is the correct answer. एक आपका इसमें जो चैप्टर है ना HRM, यानी कि मॉड्यूल ए में आपका 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर है। अब 10 से लेकर के 16 तक आपका एचआरएम, और एचआरएम जो है आपके इलेक्टिव पेपर में भी आता है। तो एचआरएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, बाकी के कल क्वेश्चंस कराऊंगी। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल भी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट देना है, फीडबैक देना है, तो आप चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल।